नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे राहत के तीसरी डोज की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2020 में 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात की, राहत देने की बात की। और उसी कड़ी को विस्तार रूप देते हुए निर्मला सीतारमण पिछले 3 दिन से लोगों को बता रही हैं कि ये 2020 में 20 लाख करोड़ के पैकेज का क्या होगा, कैसे मिलेगा। इसी कड़ी में तीसरी डोज उन्होंने आज देश को दी और इसमें सबसे ज़्यादा जो राहत दी वो किसानों को दी, कृषि को दी, खेत को दी और इसके साथ साथ में पशुपालकों को दी। इन सब के लिए पूरा ख्याल रखा, न सिर्फ तमाम घोषणाएं की बल्कि कानूनों में बदलाव का भी ऐलान किया कि 3 कानूनों में बदलाव भी किए जा रहे हैं। तमाम चीज़ें दी जा रही, किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिया जा रहा है और 80 करोड़ किसानों को भोजन भी मुफ्त दिया जा रहा है। 5 किलो दाल, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल भी दी जा रही है और हर कोई आदमी को दी जा रही है। और इतना ही नहीं, किसानों को इतना सब कुछ दे दिया गया है और पिछले 70 साल में किसानों को इतना दिया गया है कि वो रख नहीं पा रहा है अब। लेकिन इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर किसान आत्महत्या क्यों करता है। और इसके अलावा बात यह कि जो अप्रवासी मजदूर है वो सड़कों पर चलने के लिए मजबूर क्यों है। ट्रेनें चला दी गई हैं, बसें चला दी गई हैं, हर राज्य दावा कर रहे हैं कि हम एक एक व्यक्ति को खाना दे रहे हैं, एक एक आदमी को क्वारंटीन कर रहे हैं, उनके लिए पूरी सुख सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन ये जो सड़कों पर अप्रवासी निकल रहे हैं, ये तस्वीर क्या कहती है। ये देश की तस्वीर है या किसी दूसरे देश की तस्वीर है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि हम राहत की बात कर रहे हैं, ये तीसरा डोज है और जिस तरह से तीसरा डोज आज दिया गया तो लगता है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दिया जा रहा है, उस पर बल दिया जा रहा है कि कैसे इसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो नए भारत की उम्मीद जगाता हो, नए भारत की ओर ले जाता हो। लेकिन सवाल ये है कि नया भारत क्या अभी बनाने की ज़रूरत है, वर्तमान में जो ज़रूरत है उसकी ओर क्या देखा नहीं जा रहा है, ये सवाल है। और क्यों जब ज़रूरत अभी जिस चीज़ की है उस पर ख्याल नहीं किया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि क्या हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं। 200 किलोमीटर से लेकर के 1600 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक पैदल चलने को बाध्य हैं। इसमें 2 साल के बच्चे को लेकर बूढ़े तक सभी शामिल हैं और जिसको जहां जो मिलता है उसी पर चल के चल देता है। इसी पर चर्चा करेंगे कि आज निर्मला सीतारमण ने राहत का तीसरा डोज दिया है, वो कितना मुफीद है, देश के लिए कितना मुफीद है, किसानों के लिए कितना मुफीद है, मछुआरों के लिए कितना मुफीद है। और बताते चले आपको, मछुआरों की इतनी बढ़िया शानदार तस्वीर पेश की गई है कि लगता है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो देश का मछुआरा मछली पालन को छोड़ करके दूसरा काम नहीं करेगा, क्योंकि इतने टन मछली का उत्पादन और उसमें उसके बाद उसका निर्यात और निर्यात के बाद किसानों को फ़ायदा और उसी में किसानों को मुआवजे का फ़ायदा, तमाम तरह के फ़ायदे इतने दे दिए गए हैं। लगता है कि शायद अब गांव की ओर जा रही है सरकार और गांव में ही लोगों को खेती देगी। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए कि आज क्या किसको क्या मिला, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। बीते बुधवार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बारे में जानकारी दे रही हैं। इसी के तहत वह शुक्रवार को भी मीडिया से मुखातिब हुई। निर्मला सीतारमण का ये तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह किसान केंद्रित था। इस दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 11 ऐलान किए गए। इसमें 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े थे, जबकि 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म के हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन मीडिया के सामने आईं। इस दौरान वित्त मंत्री ने कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान का ऐलान किया।
वित्त मंत्री ने किसानों से जुड़े 8 बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे। छोटे और मझोले किसानों के पास 85% खेती है। वित्त मंत्री के फूड एंटरप्राइजेस माइक्रो साइज के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इसके तहत क्लस्टर आधार पर 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बनाए जा सकें। स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों में सुधार, खुदरा बाजारों के साथ एकीकरण जैसे मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता, हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गंगा किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर बनाने, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में 15,000 करोड़ रुपए, 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ का राहत पैकेज दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे वेलनेस, हर्बल, ऑर्गेनिक आदि प्रोडक्ट तैयार करने वाले 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को फायदा होगा। मसलन बिहार में मखाना उत्पाद, कश्मीर में केसर, कर्नाटक में रागी उत्पादन, नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फूड, तेलंगाना में हल्दी का उत्पादन बढ़ेगा। पीएम मोदी के विजन वोकल फॉर लोकल को अमल में लाने के मकसद से 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस की मदद के लिए एक योजना भी शुरू की जाएगी। बता दें कि इससे पहले बुधवार को करीब 6 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ था, तो वहीं गुरुवार को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटरी, रेहड़ी कारोबारी और छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों से जुड़े 9 बड़े ऐलान किए गए थे। सरकार लॉकडाउन में सभी तबकों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर रही है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की बेपटरी हो चुकी जिंदगी पटरी पर कब तक वापस लौटेगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, पटरी पर कब आएगी इनकी जिंदगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल तो जो पिटारा खोला सीतारमण ने, उस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। मनोज पांडे जी हमारे साथ में हैं, अर्थशास्त्री हैं। स्वागत है आपका मनोज जी। मलिन तिवारी हैं, आप समाजशास्त्री, माफ करिएगा, और मनोज पांडे अर्थशास्त्री हैं। दोनों शास्त्री हमारे साथ में मौजूद हैं, एक अर्थशास्त्री और एक समाजशास्त्री। तीसरे हमारे साथ मनोज पांडे एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी स्वागत है मनोज पांडे जी। रघुनंदन सिंह भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपका भी स्वागत है रघुनंदन जी। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे भी आपका परिचय जरूर करवाएंगे। सीधा रघुनंदन सिंह भदौरिया का रुख कर लेते हैं। भदौरिया साहब, बरसात हो रही है राहत पैकेजों की, आज तो लग रहा है जैसे कि किसानों की किस्मत खुल गई, मछुआरों की किस्मत खुल गई है। देखिए, बरसात नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सबसे पहले तो इस कोरोना जैसी बीमारी से इस देश के लोगों की जान बचाकर एक बड़ा कार्य किया, और उसी में जी किसानों का नुकसान, व्यापारियों का नुकसान, छोटे बड़े धंधों वालों का नुकसान की पूर्ति के लिए जो कार्य किया है, 20 लाख करोड़ का जो बजट देकर लोगों को ये भी बताने का काम किया है कि आप चिंता मत करो, आपकी सारी की सारी सुविधाओं की, समस्याओं की व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक बड़ी बात है कि देश का किसान जो 70% कहा जाता था, आज देश के किसानों को 70% लोगों को लाभ देने के लिए हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो पिटारा खोला है, आज उसको लोग धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा कार्य सदैव सबको अच्छा लगता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया, आज प्रशंसा हो रही है। मैं जहां निकलता हूं, जिस चौराहे पे मिला हूं, जिधर मिला हूं, लोगों ने एक चर्चा की कि देश के प्रधानमंत्री वास्तविक अब देश हमारा स्वावलंबी होगा। हमारे देश के जो छोटे छोटे लोग हैं, किसान से लेके, और जो हमारे व्यापारी हैं, जो मजदूर हैं, जो हमारे अन्य भाई हैं, उनके सभी के लिए एक सोच पैदा कर दी है कि किसी तरह से भी आप जहां रहोगे
आप अपना धंधा करते रहोगे, चाहे मनरेगा के माध्यम से, चाहे आप कुटीर उद्योग स्वयं लगाने के माध्यम से। उसकी कई घोषणाएं हुई हैं और उन घोषणाओं से हमारा देश सजग भी होगा, हमारा देश आगे भी जाएगा, हमारा देश नहीं जिला जिला स्वयं स्वावलंबी हो जाएगा। भविष्य में हमारे जो ये व्यवस्थाएं होती हैं कि इस प्रांत से अब हटाओ, जब तक लेबर गया, काम किया, मेहनत की, उस प्रांत को खुशहाल किया, ताकत दिया, सम्मान दिया, पैसा वाला बनाया, और इसके बाद प्रांत कहता है इनको भगाओ भगाओ, तो वो भी व्यवस्था बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी कि इतना काम गांव में मिल जाएगा, मनरेगा के माध्यम से मिल जाएगा, घर बैठे सम्मान मिल जाएगा, घर बैठे काम मिल जाएगा। जो हमारे मजदूर भाई हैं, गरीब भाई हैं, जो बाहर प्रांतों में जाते हैं, वो स्वयं अपने गांव में काम करने लगेगा। एक बड़ी बात है आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूं। ठीक है रघुनंदन जी, आएंगे, ठीक है, आएंगे दोबारा से आपके पास। मनोज पांडे जी का रुख करेंगे, अर्थशास्त्री साहब का। मनोज पांडे जी, आप ये जो राहत का पिटारा है, डोज 3 है, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या लगता है कि एक आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, राहत का पिटारा तो ठीक है, पिटारा है अपनी जगह। सबसे बड़ी बात यह है इस देश में कि जो लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन 3rd का जो आप लास्ट फेज देख रहे हैं, इसमें जो पलायन हो रहा है, प्रश्न ये है कि सरकार पिटारा खोल भी दे, बहुत बड़ा पिटारा दे दे, लेकिन उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर, जब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर हैं, वो महाराष्ट्र, गुजरात और देश के पंजाब, हरियाणा, हर जगह से अपने घरों को भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, ट्रकों में लद के भाग रहे हैं, जैसे तैसे जा रहे हैं। रुपया दिया जाएगा, लेकिन प्रश्न ये जो किसानों की बात हो रही है, ये मजदूर आखिर जा कहाँ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ गरीबी है, जहाँ कुछ लोग किसान हैं, बाकी मजदूर हैं। तो अगर ये मजदूर इस तरीके से पहुँचेंगे, और कोरोना जिस तरीके की बीमारी है, अगर ये बीमारी गाँव में फैल गई, तो सारा जो हमारा पैकेज दिया जा रहा है जी, मुझे लगता है कि उस पैकेज से नहीं, आप चूंकि अर्थशास्त्री हो, कोरोना पर आप माफ करिएगा, कोरोना पर हम लोग लगातार चिंता जाहिर करें, क्योंकि आप ये आज राहत पैकेज की बात हो रही, इससे आप कितना संतुष्ट हैं कि किसान संतुष्ट होगा, किसान को अब कोई समस्या नहीं होगी आइंदा से? देखिए, अगर वास्तविक रूप से किसान तक पहुंचे, तो किसान के पास अगर धन पहुंचता है तो निश्चित रूप से किसान को लाभ मिलेगा। देश में बहुत सारी योजनाएं बनी, 70 सालों में हम लोग यही सुनते चले आए, देखते चले आए, और हर योजना किसान को केंद्रित करके ही बनी। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये किसानों को लेकर के सरकार गंभीर है। सरकार जो दे रही है, निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है, देखिए, अर्थशास्त्र के साथ साथ उसके सामाजिक शास्त्र, मणिन जी हैं, समाजशास्त्र की भी बात बताएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है, अब अगर ये कोरोना गांव में पहुंच गया, तो हमें लगता है कि जो पैकेज दिया जा रहा है उसका उतना लाभ मिल पाए, ये बड़ा, इसमें बड़ा संशय रहेगा। आपकी जो चिंता है उसकी मैं बहुत आदर करता हूं, बहुत कद्र करता हूं, क्योंकि ये हमको उनके लिए सोचना पड़ेगा। एक इस लिहाज से कि वो पैदल क्यों चल रहे हैं, दूसरा इस लिहाज से कि अगर गांव पहुंच गए तो देश, हमारे गांव जो है कोरोना बम बन जाएंगे। आएंगे दोबारा आपके पास में। हमारे साथ मणिन तिवारी जी हैं, समाजशास्त्री। मणिन जी, आपका समाजशास्त्र क्या कहता है कि ये जो राहत पैकेज दिए जा रहे हैं, उसका कितना असर पड़ेगा, वर्तमान में कितना असर पड़ेगा, भविष्य में कितना असर पड़ेगा? देखिए, राहत पैकेजों का तुरंत तो असर भी होगा और दूरगामी भी होगा, और दूरगामी असर बहुत ही ऐसा होगा कि जो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। पहली चीज़ ये कि जो शुरुआती पैकेज दिए गए, खाद्यान्न देना या उनको नगद पैसा ट्रांसफ़र करना, अगर कोरोना की शब्दावली में समझें तो वेंटिलेटर की व्यवस्था थी, लेकिन हर आदमी को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं प्लाज्मा थेरेपी है, कहीं प्राकृतिक प्रतिरोधक तंत्र है, कि इस तरह की समस्याएं हमारी अर्थतंत्र में, हमारे गाँव की व्यवस्थाओं में ना आए, उसके लिए ये जो एक मूलभूत परिवर्तन हो रहा है, जो अक्सर हो जाता है कि हम देखते हैं किसानों ने अपनी फसल को फेंक दिया, दूध बहा दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँगा, इस काल में जो आज की स्पीच में पैकेज के समय भी वित्त मंत्री जी ने बताई थी कि इसमें रिकॉर्ड दूध खरीदा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा, जिसका वो भविष्य में पाउडर के रूप में या मक्खन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, और काफ़ी बड़ा भाग उसमें खर्चा हुआ है। इसी तरह जो उन्होंने टॉप टू टोटल की बात की,
स्टॉक टू टोटल का मतलब जो भी सब्जियां होती हैं हमारी, जब हम देखते हैं कि दाम कम हो जाते हैं तो फेंक दी जाती हैं और एक हिस्से में नहीं मिलती हैं, तो उसका जो उपयोग होगा, जो एक तंत्र विकसित हो जाएगा। अगर हम केवल धन की बात करें तो इसमें डायरेक्ट धन किसानों को नहीं मिल रहा है, लेकिन अवसर मिल रहा है। अवसर वास्तव में किसानों तक आएगा। और जैसे बहुत सारे पहले से चल रहे हैं, जैसे अभी मनोज पांडे जी ने कहा कि 70 साल से किसान के लिए काम हो रहा है, तो इनमें उन सारे चीज़ों को जोड़ने का भी प्रयास किया गया। जैसे सामाजिक वानिकी या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेते हुए कल जो घोषणा हुई थी, इसमें कॉम्पा फंड की बात हुई, और आज इन्होंने जो बात की हर्बल गंगा कॉरिडोर बनाने की, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम पहले से चल रहा था, लेकिन आज इन्होंने जो बात की एक उपक्रम बनाने की, खाद्य के जो मतलब इंटरप्राइजेज हैं जो क्षेत्रवार विशिष्टता वाले हों, इसके साथ साथ जो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी जो संगठन गांव में खड़े होंगे, तो वो काफी बड़ी भूमिका उभाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जब फसल ज्यादा हो जाती है तब भी किसान परेशान हो जाता है, और कम होती है तब भी परेशान हो जाता है। जरूर आएंगे आपके पास में। मनोज पांडे जी का रुख करेंगे, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, सवाल यही है कि 70 सालों में सब कुछ जो कुछ भी किया गया वो किसानों के लिए किया गया, गरीबों के लिए किया गया, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए किया गया, आज भी किया जा रहा है, तो फिर ये लोग सड़क पर क्यों निकल रहे हैं जी? क्या इनको और ज्यादा चाहिए? क्या इनको तसल्ली नहीं होती है? नहीं प्रदीप जी, दरअसल जो अर्थव्यवस्था के जरिए आज तीसरा दिन था, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वित्त मंत्री की, और उन्होंने जो संदेश देने की आज कोशिश की, उसका समूचा कहीं न कहीं संदेश किसानों पर था, चाहे वो पशुपालकों पे था, मछली पर था, हर्बल पे था। और जो हम ये बात कहें कि 70 साल से हम किसानों को लगातार करते हैं, जरूर करते आ रहे हैं, लेकिन ये इस विषम परिस्थिति में पिछले 60 दिन से लोग लॉकडाउन में हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, और पहिए का जो आप खाद्यान्न सिर्फ उनके खाने की चीज़ें दे रहे हैं, ये कब तक देते जाएंगे? हर चीज़ का अपना है, कहीं न कहीं बजट है, लिमिटेशंस है, बैलेंस है, आगे चीज़ें कैसे मेंटेन हो, उसकी विश्वसनीयता लोगों में पहुंचे, लोगों तक सही मैसेज जाए, ये सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब रही बात धरातल की, कर लें, जैसे हो रहा था कि भाई सब्जी की बात है, सब्जी के सीजन या दूध का सीजन है, जो भी चीज़ें हम उसको पैदा करते उगाते हैं, उनको अगर सही से बाजार में पहुंच जाए, जो चीज़ें जहां से ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो किसानों को ज़्यादा लाभ प्रदीप जी उससे होने वाला है। जो बजट अलॉट किया गया है, इस बजट को आवंटित किसानों तक पहुंचे, उनको मदद मिले, क्योंकि जो मजदूर की बात हो रही है, जो श्रमिक पूरे राज्यों से अपने अपने घर आ रहे हैं, उनकी स्थितियां बहुत बद से बदतर हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की नेता जो बोल रहे थे बड़ी मोदी जी की जय जय हो रही है, मुझे लगता है इनको घर से बाहर निकल करके देखना चाहिए। वो मजदूर 2200 हजार 1200 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, लोगों को छाले पड़ जा रहे हैं पैर में। लेकिन बात अर्थव्यवस्था की है प्रदीप जी, इस अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से आवंटन हो रहा बजट का, मुझे लगता है बहुत सराहनीय काम है, और इसका एजुकेशन पार्ट भी बहुत चैलेंजिंग होगा। बजट आपने दे दिया, लेकिन वो एजुकेशन पार्ट में अगर ये सफलता मिलती है आने वाले 6 महीने में, 7 महीने, 8 महीने या 1 साल में भी, तो हमारा जो देश है, जो कृषि प्रधान देश का कहा जाता है, इसमें बहुत तेजी आएगी, आत्मनिर्भरता अपने आप में हो जाएगी। कोई मजदूर, महामारी नहीं भी होगी तो नॉर्मल स्थितियों में भी अपना गांव, अपना ब्लॉक छोड़ करके अब वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात जी। चलिए रघुनंदन भदौरिया जी के पास चलते हैं। रघुनंदन भदौरिया साहब, मैं एक एक करके आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा। तमाम चीजें आज वित्त मंत्री जी ने कही हैं, कृषि क्षेत्र में की भंडारण की क्षमता, मूल्य संवर्धन, निर्यात, आपूर्ति चेन सुधारने और किसानों की आय बढ़ाने की बात आप लोग कर रहे हैं। ये बात तो कांग्रेस भी लंबे समय से करती रही है। देखिए कांग्रेस क्या करती रही आप भी जानते हैं। गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने। देखिए ऐसा है, राजीव गांधी तो कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं। प्रदीप जी जी हाँ जी। राजीव गांधी तो कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 रुपया पैसा तो जेब में चला जाता है, 15 पैसा पहुंचता है। ये आज दुनिया में लोगों ने जान लिया है कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 रुपया का पूरा जा रहा है। अब वो जमाना चला गया, जिसके पास गया वो खा गया। अब किसानों को सीधे सीधे लाभ मिल रहा है जी। किसान को एक ऐसे किसानों को है जहां अपनी व्यवस्था क्रेडिट कार्ड
जी प्रधानमंत्री की नियत पर कोई शक नहीं है और योगी की नियत पर कोई शक नहीं है। अपने अधिकारियों और जो नीचे ग्राम पंचायत के लोग हैं, जरा उनकी भी सेहत देख लीजिए। ये बहुत लोगों को डुबाए हैं। मैं आपसे कहीं ऐसा ना हो आपको भी डुबो दे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपसे कहीं न कहीं सहमत भी हो जाता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं अव्यवस्था अभी है, लेकिन मानसिकता इनकी अभी वही है। वो मानसिकता है जिस मानसिकता में पैदा हुए। पहले अंग्रेज चले गए थे तो कांग्रेस को देके गए थे। अब कांग्रेस के साथ जिन्होंने काम किया है वो अत्यधिक उस दौड़ में है कि कहीं न कहीं बगैर लिए, जैसे तम्बाकू का जिसको नशा है, आज 2 रुपया की तम्बाकू 12 रुपए बिक गई। आप में यही अच्छी बात है। तो आप में रघुनंदन जी, मैं आपकी इसीलिए प्रशंसा करता हूं कि आप खराब, मतलब अगर पार्टी लाइन के अलग जाकर के भी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, ये आपका बड़प्पन है। वरना तो लोग अटे रहते हैं। वहां पर आपको चेक और बैलेंस रखना पड़ेगा, नहीं वरना मुश्किल हो जाएगी। अब जितना भी पैसा देंगे जी, जैसे आपने अभी देखा कि चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तुरंत सजा दी जाती है जी। सजा का प्रावधान है। अंदर कोई किसी घुस नहीं पाया है, भय से नहीं, प्यार से। मोदी और योगी प्यार से देश और प्रदेश को बढ़ाना चाहते हैं और ये अधिकारी के समझ में आ जाएगा, वो आ चुका है। प्यार से मारने वाले नहीं है रघुनंदन नहीं जी। नहीं, अरे बुढ़िया बिस्तर बन चुका है, अभी भी हमारा ऐसा नहीं काम है बहुत ऊंचा है। प्रदीप जी। बहुत कुछ चाहे हमने सीखा, हमने चाहे कहीं तरक्की की और ना की हो, लेकिन इसमें बहुत तरक्की की है। प्रदीप जी, मैं जिस आपको सचेत कर रहा हूं, यहाँ पर आपको चेक और बैलेंस रखने की जरूरत है। आप केवल नाम बताइए, चैनल पे नाम खोलिए, 24 घंटे के अंदर उस पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि हम खुद दे आवे और ना कहें तो अच्छी बात नहीं है। बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। अब व्यवस्था जी, मैं सिर्फ व्यवस्था की बात कर रहा हूं। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अच्छी नियत है, मुख्यमंत्री की अच्छी नियत है, और कहीं ये उनकी सद्भावनाओं को कहीं डुबो ना दे, बस मेरी चिंता इसी बात की है। देखिए ठीक है, प्रदीप, आएंगे आपके पास। प्रदीप जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं कानपुर का वासी हूं। कानपुर में हमारे सारे अधिकारी काम कर रहे थे, फिर भी मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि कुछ और व्यवस्था अच्छी हो जिसमें कोई समस्या न हो, तो मुख्यमंत्री जी ने 2 IAS उच्च अधिकारी भेज दिए। अब आप सरकार से यही तो चाहते हैं कि व्यवस्था अच्छी करे, और जब व्यवस्था अच्छी हो रही तो काम अच्छे हो रहे हैं। यही चाहते हैं। और आज जैसे पुलिस पूजी जा रही, कभी हम लोग मलेठी को कहते थे, देश में विकसित होने आज पुलिस लोगों को खाना पहुंचा रही है, दवाई पहुंचा रही है, समस्याओं को दूर कर रही है। लेकिन क्या हुआ, बाद में मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ा जी। अब देखिए, बाद में मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ा, वहां से लोगों को संट करना पड़ा। मैं इसीलिए आपको सचेत कर रहा हूं। चलिए, आपकी बैलेंस रखना पड़ेगा। आपके इस चैनल से हमारे अधिकारी भी सुन रहे होंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी तो वैसे भी मुझे लगता है किसी को आज तक छोड़ा नहीं। जो पकड़ा गया उसके बुढ़िया बिस्तर बंद चुका है, ये अधिकारियों को मालूम है। ये बात ठीक है, जो पकड़ा जाएगा वो चोर है और उसको जेल भेजा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चोर की चोरी चली जाए, हेरा फेरी अभी नहीं जा रही है। वो अब एक का एक जाने लगा है। अब राजीव गांधी नहीं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। और आप भी समझ रहे हो, इनको लेना देना नहीं, इनको समाज सुधारना है, इनको किसानों को बनाना है, इनको व्यापारियों को बनाना है, इनको समाज में बहुत ऐसे जो गलत हो रहे थे उनको सुधारना है। जी, क्या सर, बार बार आप एक बात कह रहे हैं, मैं उसी पे सवाल कर रहा हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी 2014-2017 में टिकट देते समय उन्हीं सबको आयात करके विधायक और सांसद बनाए। तो मुझे लगता है कि अगर आप उस पर जाएंगे चर्चा बदल जाएगी। मेरा सवाल है कि जो अर्थ जगत में 20 लाख रुपए करोड़ की योजना आई, आज किसानों के हर क्षेत्र में, चाहे हर्बल प्रोडक्ट की बात हो, चाहे वो मीट मछली की बात हो, चाहे वो दूध की बात हो, कहने का 15%, 85% राजीव गांधी बहुत पुरानी बात हो गई। 6 साल से आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपके 3 साल से सरकार है।
मेरा ये कहने का औचित्य है कि अब तक देश की आजादी के बाद इतना बड़ा बजट कभी भी निकाल के नहीं दिया गया। इस बजट की दिशा दशा सही है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि स्थितियां वैसे ही हैं, तो चयनित करने में मुझे पता है कि बहुत सारे पार्टी के विधायक आपकी पार्टी दूसरे पार्टी के हैं जी। देखिए, मैं एक बात कहूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात आप देखिए कि जब व्यक्ति कहीं जाता है तो 80% छोड़ के जाता है। जब मेरे में कोई आया है तो खुल्लम खुल्ला राज नहीं करेगा। जो पकड़े गए वो दंड भी मिला है, आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूं। इस चैनल के माध्यम से और राजनीतिक पार्टियों के पास तो वॉशिंग मशीन होती है। मैं स्वीकारता हूं कि कहीं न कहीं कोई कमी होती है। हम लोग आपके बीच में हैं। आज हमें यह देखना है, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों में 100% बेहतर है, आप कहेंगे और पूरा समाज कह रहा है। और ये कमियां फिर मैं कह रहा हूं। नहीं, इसीलिए जनता भी आजकल वही करने लगी। बोलिए अगर 10 लोग हों तो जो कम हो उसी को हम मान लेते हैं। जनता ने भी ये मापदंड तय कर लिया है। नहीं, ये बात ठीक है भाई। इसीलिए तो देश की जनता ने उत्तर प्रदेश में 325 विधायक दिए आपको, और देश में दूसरी बार बहुमत की सरकार बनाई। इतिहास में मतलब ऐतिहासिक काम किया। इसीलिए तो 20 लाख करोड़ क्योंकि आप पर विश्वास है और हमें भी उम्मीद है। आज जनता को इसीलिए सबसे बड़ा बजट मिला है। 20 लाख करोड़ कोई देने वाला भी नहीं है। जनता का काम जनता के साथ है। ठीक है, रघुनंदन जी आएंगे आपके पास, मजबूरी है हमारे साथ। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो हमारे साथ में समाजशास्त्री भी हैं और अर्थशास्त्री भी। जरा ये अर्थशास्त्र समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सही से इंप्लीमेंट हो जाए जो आज किया है, वो कितनी सुखद तस्वीर पेश करेगा। क्योंकि 1 लाख टन मछली का निर्यात करने की बात की गई है और उसमें से कहा गया कि इससे 50,000 किसानों को फायदा होगा। हर्बल की बात करेंगे कि जो गंगा किनारे दोनों तरफ 800 किलोमीटर में हर्बल के पेड़ लगाए जाएंगे, उससे करोड़ों किसानों को फायदा होगा। सब किसानों को फायदा होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन दिक्कत एक बात की, किसान आत्महत्या क्यों करता है? इतना सब कुछ मिल जाता है तो किसान परेशान क्यों रहता है? इस बात का सवाल तलाशना होगा। इस बात का हम की चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम मनोज पांडे जी का रुख करेंगे। हमारे साथ में अर्थशास्त्री हैं मनोज पांडे जी। अच्छी बात है, मैं कुछ चीज़ें आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पशुपालकों एक ये, लेकिन एक मुझे चीज़ अखर रही है, ये हम लोग बचपन से मुंह पका खुर पका जानवरों की बात सुनते आए हैं। आज तक इसका इलाज नहीं हो पाया। अब प्रधानमंत्री को इलाज कराना पड़ रहा है, मतलब इस योजना में इलाज कराना पड़ रहा है।
नहीं, ये अच्छी बात है। और जानवर जो होते हैं वो खेती और किसानी की रीढ़ होते हैं, और जानवर अगर स्वस्थ रहेंगे तो खेती और किसानी अच्छी होगी। वो बात ठीक है, हम इससे इत्तेफाक रख रहे हैं। सवाल मेरा दूसरा है कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो तमाम सरकारें पीछे भी देती रही है, ये सरकार भी दे रही है। मुंह पका खुर पका हम बचपन से सुनते आए हैं कि रोग होता है, उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, एक बार फिर से वो 100% टीकाकरण के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया जी प्रदीप जी आपने। और असली चीज़ है 70 सालों में अगर आप इस देश के इस डेमोग्राफी को देखें जी, तो 70 सालों में ऐसा नहीं कि जो पहले की सरकारें रही हों, सरकारें तभी चुनी जाती हैं जब वो लोगों की जनभावनाओं की बात करती हैं और सरकारें जनभावनाओं पर काम करती हैं। ऐसा नहीं है कोई पहली ये सरकार है जो जनभावना की बात कर रही हो या जनभावना पे कार्य कर रही हो और बाकी जो सरकारें रही हो उन्होंने कोई कार्य न किया हो। देश में जितना विकास हुआ है, अरे कैसे काम किया बताइए ना, मुंह पका खुर पका रोग नहीं ठीक कर पाए जानवरों का, क्या किया उन लोगों ने 60 साल तक इस देश के साथ में? नहीं, हम किसी सरकार, पिछली सरकारों की हम कोई वकालत नहीं कर रहे हैं। अब दो बातें हैं, एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो बड़ा प्रश्न है कि योजनाएं बनी, हमेशा योजनाएं बनती हैं, योजनाओं का जो दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूशन का, जिसको हम क्रियान्वयन कहते हैं, वो ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि इस देश में जो सबसे बड़ी व्यवस्था में जो सबसे बड़ा बाधक रहा वो वर्ग है नौकरशाह। प्रश्न ये है कि व्यवस्था क्या नौकरशाहों के हवाले है या व्यवस्था नौकरशाहों पर लगाम लगा करके है? बिल्कुल ठीक है जी। अगर नौकरशाहों पर लगाम लगाने में सरकार सफल रहती है, अभी कहना बड़ा जल्दीबाजी होगी, लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, इसमें करीब 13,500 करोड़ रुपए दिया है निर्मला सीतारमण जी ने, कहा कि 100% टीका होगा इस बार। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इस बार मुंह पका खुर पका रोग एकदम से निकल जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन हो जाएगा लोग इन जानवरों का। 53 करोड़ ये है। बिल्कुल है। हमने पहले कहा कि अगर इसका एग्जीक्यूशन हो गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, जी हम ये नहीं कहते कि 6 महीने में 8 महीने में, लेकिन इतना मान के चलिए कि जो 2020 है, जो कोरोना जैसे बड़ी महामारी से जूझ रहा है, अगर इसका एग्जीक्यूशन हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि ये महामारी, इसका वैक्सीन अगर आ गया, वैक्सीनेशन अगर नहीं आया, तो जिस तरीके से मैंने पहले कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से मजदूरों का पलायन गांवों में हुआ है और जिन स्थितियों में वो जा रहे हैं, मुझे लगता और जो बीमारी चिंता सता रही है, आप बार बार वहीं पर जा रहे। ठीक बात है, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं कि हमारे गांव कोरोना बम ना बन जाए, इस बात की हमें तारीख रखनी पड़ेगी और हमें उस पर चिंता जाहिर करनी पड़ेगी। लेकिन आज हमारे साथ समस्या कि हम आज राहत पैकेज पर बात करें। राहत दूसरी चीज समझना चाहूंगा, एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है इस बार जो किया है कि हर्बल खेती का 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया करने की बात की गई इसमें। इससे किसानों को 5,000 करोड़ की आय होगी, यानी कि 800 किलोमीटर पर जो गंगा के किनारे किनारे हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे और उनसे 5,000 करोड़ की आय होगी किसानों को। और गंगा भी मुझे लगता है साफ हो जाएंगी, क्योंकि गंगा का सॉइल नहीं होगा, वो शायद निर्मला सीतारमण नहीं बता पाए, लेकिन मैं बता देता हूं कि गंगा किनारे जब ये पेड़ लग जाएंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। सही बात है, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और गंगा भी साफ हो जाएंगी और उसमें मेडिसिनल प्लांट की जो बात हो रही थी पहले वो भी आ जाएगी। तो ये बहुत शानदार ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या कहेंगे? नहीं, ये वास्तव में देखिए, जैसे योगा है, योगा को आज पूरे दुनिया ने स्वीकार कर लिया, उसी तरीके से जो हमारा ये औषधि का ये जो आयुर्वेद है, जो ये हर्बल खेती है जी, ये सबसे पुरानी पद्धति है। और इस कोरोना काल में एक जो सबसे बड़ी बात उभर के आई है, अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जो हमारे लोग हैं उनकी का इम्यून पावर अधिक है, और हमारे यहाँ जो ये खेती है, हर्बल की खेती है, औषधियों की, इनको औषधि कहिए, ये औषधियां ऐसी हैं जो पूरे दुनिया को बचाने में सफल होंगी। तो इस मामले में अगर ये मूर्त रूप लेता है तो आने वाला भारत कल एक बहुत बड़ा भारत बनेगा और पूरे दुनिया को जिस वैक्सीनेशन से, जिस इम्यून सिस्टम से, इम्यूनिटी की बात हम सोच रहे हैं, और जिस तरीके से योगा बढ़ा, जिस तरीके से आयुर्वेद बढ़ रहा है, और इससे पूरे दुनिया ने मान लिया कि जो भारत की चिकित्सा पद्धति है, और इससे किसानों को लाभ भी होगा, लेकिन किसानों का भी लाभ होगा। मेरी जो चिंता वो ये है ना, कांग्रेस की सरकार में 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए गंगा की सफाई अभियान के लिए। 1961 में राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की। 1981 में 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन गंगा मैली की मैली रही।
देखिए, उसके तब- बाद अभी वर्तमान की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन गंगा साफ हुई लॉकडाउन में। हम देखिए यही हमने पहले आपसे कहा कि एग्जीक्यूशन उसका सबसे बड़ा पार्ट है, और अगर एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हुआ तो 81 में राजीव जी ने गंगा सफाई का अभियान चलाया, यहाँ भी निर्मल गंगा की बात की गई और गंगा साफ हो पाती है लॉकडाउन में। इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन, और भदौरिया जी ने भी एक्सेप्ट स्वीकार किया कि हाँ निश्चित रूप से भाई 100 में 15 की बात अगर राजीव गांधी के जमाने की जाती है तो ऐसा नहीं है कि 100 में 100। अभी भी अगर ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं लगाया गया, नौकरशाही पर लगाम नहीं लगाया गया, तो ये मान के चलिएगा कि 100 में 100 नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए आवश्यक है, और ऐसा नहीं है, सरकार प्रतिबद्ध है और समय भी बदल रहा है। सरकारों की मंशा पर कोई दिक्कत नहीं, सरकार की मंशा एकदम साफ है, वो काम करना चाहती है, नया भारत बनाना चाहती है, नए भारत की ओर अग्रसर है और लोकल से वोकल की ओर भी जा रही है। उसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है जिससे कि उसकी ब्रांडिंग की जा सके। समाज साथी सबके पास चलेंगे। मरीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, जैसे ये हर्बल वाली बात थी, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि पहले कुछ हुआ नहीं, हम पुराने विकास कार्यक्रमों की जमीन पे ही खड़े होकर काम कर रहे हैं। जो भी हमारी विकास योजनाएं नहीं, क्या आप मरीन जी, मैं आप माफ करिएगा, समझना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना, मैं कांग्रेस की सरकार में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, क्या गंगा साफ हुई थी? नहीं, मैं गंगा की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं हर्बल वाले पे कह रहा हूँ। मैं हर स्कीम की बात करूंगा। नहीं, हर स्कीम की आप बात करिए। मैं आपसे ये भी पूछूंगा, मुंह पका खुर पका रोग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, आज तक उनका रोग ठीक नहीं हुआ। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि एक ये सब क्रमशः चीजें होती। हम जिस हिसाब से विकासशील देश थे, हमें समझना होगा उस सिचुएशन को। आज़ादी से पहले हम जिस रूपरेखा में थे, उस समय की जो विकास का प्रारूप था कैसा था, आज़ादी के बाद एक तीव्र औद्योगिकीकरण में हमारी अपेक्षाएं क्या थी, इससे पहले की हमारी जो महामारियां थी, चेचक था, हैजा था, कालरा था, ठीक है, उनके लिए उन चीजों को महत्ता देके, देखिए प्रायोरिटी पे हम काम करते हैं कि जिसमें किस चीज की प्रायोरिटी है उसका काम हमने किया। आज हमारे पास इतना भी समय हो गया कि हम जानवरों के लिए भी बात कर पा रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों की बीमारियों पे हमने कर लिया। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर हर्बल की आप बात कर रहे हैं तो ये बहुत पहले से सन 78 से हमारे यहाँ कार्यक्रम शुरू हुए हैं। अगर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करें या हमारे यहाँ सामाजिक वानिकी की बात करें, तो ये उसका एक विस्तार मात्र है। और जितनी भी नदियों को सफाई के लिए अभी तक ज्यादातर कार्यक्रम बनते रहे हैं, उनमें होता रहा है कि नदियों के जो किनारे का हिस्सा है उस पर प्लांटेशन कराया जाए, क्योंकि काफी उपजाऊ होता है और इससे बहुत सारी चीजों पे भी लगाम लगेगी। एक तो अवैध खनन पे लगाम लगेगी, जैसे आपने कहा गंगा साफ भी होगी, और जो अवैध ढंग से उपजाऊ भी होगी। बिल्कुल, जब गंगा किनारे पेड़ लगेंगे तो। लेकिन ये किस हद तक इसका एग्जीक्यूशन हो पाता है जी, इस पे ये निर्भर करेगा। ये आपने बढ़िया बात की, एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत बड़ी बात हुई। मनोज मिश्रा जी क्या कहेंगे आप? एक शानदार योजना है, क्योंकि देखने में अगर मैं इसको विजुलाइज करूं कि गंगा के किनारे दोनों तरफ 800 किलोमीटर तक हर्बल के पेड़ लगे हुए हैं, लहलहा रहे हैं और सुंदर हवा बह रही है, तो आदमी का आधी से ज्यादा तबीयत वहीं ठीक हो जाएगी। प्रदीप जी, दरअसल क्या हुआ, आज जो बजट आवंटित हुआ है, अगर हम उसको 3, 4, 5 विधाओं के तरीके से देख लें, और मूलतः कहीं न कहीं किसानों पर भी फोकस रहा है। कारण क्या है, उसके पीछे रीजन जाइए। देखिए, सरकारें काम करती रही हैं, करती रही होंगी, उस पर हम कोई सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद परिस्थितियां बहुत बदली हैं। बहुत ऐसे कॉर्नर पर विचार करके उसको डेवलप करने के, खड़े करने की कोशिश की गई है, जो बाकी सरकारों से अलग होने की बात दर्शाता है और दिखाता है। रही बात इस 20 लाख करोड़ के बजट में, फिर उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, 20 लाख करोड़ के बजट में 3 दिन में वित्त मंत्री ने जिस तरीके से अलग चिन्हित करके योजनाओं का अनुपालन की बात कही है, तो वो नए भारत, देखिए किसान, हमारा 70% जो विकास है, जो कि किसी प्रधान देश है। अब प्रदीप जी एक देखिए, इसमें चिन्हित करने की बात है, केरल एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे महंगे स्पाइस की खेती होती है और उसका आयात निर्यात कम से कम विदेशों के अलावा हम लोग भी करते हैं। हमारे यहाँ दाल, आलू, चावल, इन सब के अलावा कोई दूसरी खेती नहीं होती। भाई मनोज जी,
मसालों की शुरुआत पूरे विश्व में केरल ने ही की। केरल नहीं की। अब सबसे पहले वहीं पर आया था, वहीं पर आया। अच्छा, उसका दाम आप देखिए, तो वो दाम अगर मिलता है तो उसका फायदा किसानों को होता है। सरकार ने जो बजट आज किसानों को दिया है और जो प्लानिंग दे करके बजट का आवंटन कर रहे हैं, अगर उसको 100% लागू करने में सफल हो गए तो मैं फिर कहना चाह रहा हूं, ये कोरोना महामारी से हम उभर ही रहे, आगे उभर भी जाएंगे, लेकिन देश की जो विकास की स्पीड होगी ना, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर को छोड़ दीजिए, इस मुद्दे पर हम बहुत तेज जाने वाले हैं और बहुत तेज जाएंगे भी, क्योंकि किसान भी अब जागरूक हो चुका है। हाँ। वो ये एक विवाद हो जाता है कि चलिए आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी फसल का सही से उनको दाम नहीं मिलता है, वो बिक नहीं पाती है। मुश्किल ये है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं एक्चुअल में मेरा अर्थमेटिक कमजोर है या मेरा क्या कमजोर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना कुछ किसानों के लिए किया जाता है, किसान आत्महत्या क्यों करता है? इतना कुछ अप्रवासी किसान, अप्रवासी मजदूरों के लिए किया जा रहा है, वो सड़कों पर क्यों है? क्यों वो 2000 किलोमीटर पैदल चल रहा है? प्रदीप जी, आप आपके नासमझी की बात नहीं कर, आप समझ रहे, लेकिन जिस सवाल का मैं आपके जवाब दे दूं, दरअसल किसानों की एक्सपेक्टेशन, चाहे वो हम यूपी की बात कर लें, गन्ना से लेकर के, आलू से लेकर के, दाल दलहन, चावल और गेहूं से लेकर के, बहुत चीजें जो कागज पे होती हैं वो धरातल पे नहीं पहुंचती हैं। सब ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर पे लेकर और ग्रामीण में जो सचिव काम करता है, ये सब बड़े करप्ट में, बड़े भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होते हैं। आप जो आवंटन या जो खाद्यान्न सामग्री बिक रही है, अगर गांव पता करिए, अभी भी लोग उसमें कहीं छदम दिमाग लगा करके चोरी चकारी में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार को एजुकेशन पार्ट में सख्ती बरतनी पड़ेगी, पैसा लोगों तक जाए, और ये हर्बल नहीं, हर्बल के साथ साथ दूध, मछली, मीट या बाकी जो खेती की बात की जा रही, इसका अगर क्रियान्वयन हो गया तो देश की दशा बदलेगी, देश की दशा दिशा दोनों बदलेगी। ठीक है, रघुनंदन जी के पास चलिए। रघुनंदन जी, आज कुछ अच्छी चीजें, बहुत अच्छी चीजें ऐलान की हैं और मुझे लगता है कि वो उसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा। किसान क्रेडिट कार्ड को पैसा दिया है, ये एक अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। और अब जो नियम कायदे कानूनों में संशोधन किया है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, वो मजबूर नहीं होगा कि अपने इसी उत्तर प्रदेश में बेचे या राजस्थान में ही बेचे, वो किसी भी प्रदेश में बेच सकता है। और भी इसके अलावा जो तमाम चीजें अच्छी की गई हैं कि सब्जी उत्पादकों को भंडारण के लिए 50% की सब्सिडी दी गई है, ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी दी गई है, ये सब बहुत अच्छी चीजें, बहुत शानदार, आप बधाई के पात्र हैं। निर्मला सीतारमण ने काम किया है। अब हम आएंगे आपके पास में एक और बहुत सुंदर तस्वीर पेश की है मछुआरों की, जरा मछुआरों की बात करते हैं। मछली पालन एक बहुत बढ़िया शानदार व्यवसाय होने जा रहा है और मुझे लगता है कि अगर इसका सही से पालन हो गया तो ज्यादातर किसान मछली पालन ही करने लगेंगे। 70 लाख टन मछली का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा आपने। मछली उत्पादन में 55 लाख रोजगार पैदा हो जाएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ मछली का निर्यात होगा, 1 लाख करोड़ टन मछली का निर्यात होगा। मछुआरों और नाविकों का जीवन बीमा भी होगा। ये एक शानदार योजना है। मुझे लगता है कि नाविक और मछुआरे इस बार खुश हो जाएंगे और उनको दूसरी ओर ताकने और झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी ने जो कहा है, संदेह नहीं करना चाहिए जी। और ये सत्य है कि अब वो दिन चले गए, वो दिन चले गए अधिकारियों के। अब जगह जगह पे एक्टिव लोग हो गए हैं। अब जैसे मेरे पिता अनपढ़ थे और मैं समझता हूं मेरे पिता 5 भाई में 3 अनपढ़ थे, लेकिन अब तो हर बच्चा पढ़ा लिखा है, हर बच्चा मोबाइल देख रहा है, हर बच्चा ऑनलाइन क्या होता है ये जान रहा है। सुन लीजिए, अब वो 35% अभी भी अनपढ़ है। देखे, 35% अनपढ़ पूर्व के हैं, लेकिन अब जो पैदा होता है वो निश्चित स्कूल जाता है। अब कुछ परसेंटेज जिन्होंने मन ही खराब कर लिया कि मैं बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा। भाई, विद्यालय में हर तरह की छूट है, बगैर पैसे की है, हम उसको भोजन दे रहे हैं, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। रघुनंदन सिंह जी, स्कूलों का ड्रॉप रेट भी बहुत, एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए प्रदीप जी, मैं तो ये समझता हूं कि 5 उंगली बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास जो सरकार का है, अन्न से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, अब देखिए जैसे राशन कार्ड है, एक राशन वाला कहीं भी से भी अब राशन ले सकता है। उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र में ले लेगा, एक बड़ी बात है। आज
5 किलो राशन चावल और 1 किलो दाल, परिवार को 1 किलो दाल और 5 किलो पर यूनिट चावल दे रहे हैं फ्री। ये कहीं न कहीं व्यवस्था सुधारने के लिए, आने जाने वालों के लिए है। एक बड़ी सोच रखी गई है और किसान हित की रखी गई है। ये जो मजदूर आ रहे हैं ये किसान के ही बेटे हैं, ये किसी शहर के बेटे नहीं हैं। आज किसान उस रास्ते में पहुंचने वाला है जहां उसकी जरूरत की हर चीज सरकार देने के लिए तैयार है। एक जानकारी मैं और आपसे चाह रहा था जी, नहीं बिल्कुल ठीक करें, आपकी मंशा पे कोई शक नहीं है। निर्मला सीतारमण जी ने जो स्कीम बनाई है, प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम बनाई, बहुत शानदार है। सवाल ये उठता है कि ये जो जीवन बीमा किया जाएगा उनका, नाविकों का और मछुआरों का, ये बीमा कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मल्टी इंटरनेशनल लेवल की होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है। ये आसानी से पैसा देती नहीं है मजदूरों को, उन पर नकेल कसनी पड़ेगी आपको। हम आपकी बात से सहमत हैं। मैंने फिर कहा, चोर की चोरी चली जाए, हेरा फेरी नहीं जा रही है, लेकिन हमारी सरकार कटिबद्ध है। हाँ। उस पे विचार है, पीछे लोग लगे हैं, उस पे निगाह है और हम लोग भी पहुंचाते हैं। लेकिन अब लेखपाल देख लीजिए, एक ऐसा कानून अभी है कि लेखपाल ही दस्तखत करेगा और लेखपाल की व्यवस्था अब की जा रही है। चूंकि 3 जगह एक लेखपाल देख रहा है, अब अगर सब जगह हटा दोगे तो कैसे काम चलेगा। व्यवस्थित उनको बदला जा रहा, समझाया जा रहा, उन पे नकेल कसी जा रही है। और गांव में सबसे ज्यादा परेशान होता है लेखपाल से। हम गांव के लोग, हम जानते हैं, हम गांव से आए हैं, हमें मालूम है। हमारे पिताजी बताते थे कि अगर खेतवा कुछ पूछना है तो लेखपाल बगैर लेह नहीं करता था, लेकिन अब बगैर लेह करने लगे हैं। अब बहुत से लोगों ने एक मन बना रखा है कि अगर हम देंगे नहीं तो मेरा काम होगा नहीं। हमें मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि बगैर दिए ही काम होगा, लेकिन हम भी सही हो, आप भी सही हो, चालाकी ना हो, हेरा फेरी ना हो, हमारी सोच अच्छी हो और सरकार के वादे के अनुसार, सरकार के व्यवस्थित व्यवस्था अधिकार सहित जो उन्होंने आपको निर्णय दिए हैं, जो पालन किए हैं, जो सांसद और विधानसभा में पालन करके उसका बजट और व्यवस्था बनी है, उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। हमने भी देखा, मैं बहुत नजदीक तक रहता हूं प्रदीप जी, मैं सवेरे से शाम तक घूमता हूं। आज भी मैं रामा देवी फ्लाईओवर पर, आज भी रामा देवी फ्लाईओवर पर बराबर मास्क बांटे, बराबर भोजन बांटा, बराबर फ्रूटी बांटी और पानी बांटा। और ये सत्य है कि जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन हमें ये बताइए, हमारे यहाँ मनोज पांडे जी बैठे, वो भी बांट रहे हैं, आप भी बांट रहे हैं, जी, पूरा सब लोग बांट रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्यों क्या है कि वो मजदूर कह रहा है, किसान कह रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके पास दोबारा से आएंगे। नहीं अब मैं प्रदीप जी एक मिनट, मैं आपको एक बात बता दूं। जी नहीं, मैं समझ दे रहा हूँ, ये पत्रकार बेकार निकम्मे हैं। नहीं कि अरे मेरे भाई, पहुंच जाते हैं कि मेरे भाई ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप वो जनता की बात निकाल के दे रहे हैं जो वास्तविक कमी है। और आजकल आपके नेशन जो आपके कहने पर या अखबार में छपने पर सरकार तुरंत उसका संज्ञान लेती है। आप कहो तो कि इस जगह हो रहा है, लेकिन जब पूरे देश की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश में है, बंगाल का उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का केरल में है, तो थोड़ी सी व्यवस्था कोरोना की वजह से समस्या है। हमारे साथ और मेहमान जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं, लेकिन आपसे एक ही बात कहेंगे, आप जमीन के नेता हैं और जमीन पर आप जानते हैं कितनी दुश्वारियां होती हैं, थोड़ा वहां पर चेक और बैलेंस रखने की जरूरत है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नहीं तो ये लोग आपकी मंशा में पानी फेर देंगे। मनोज पांडे जी का रुक। मनोज पांडे जी, एक अच्छी शानदार योजना शुरू की गई, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं शुरू की गई हैं। एक बहुत शानदार योजना 11 कदम आज चली है निर्मला सीतारमण जी, जिसमें से 8 कदम उन्होंने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाए, 3 कदम उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को में फेरबदल करने के लिए उठाए। जो 8 कदम उठाए हैं उसमें सबसे बढ़िया कदम, जो दूसरा सबसे बढ़िया कदम है, वो मछली उत्पादन का है। क्या ये शानदार तस्वीर पेश करती है देश के सामने? क्योंकि इससे निर्यात भी बढ़ेगा, मजदूरों की आय भी बढ़ेगी और साथ साथ में रोजगार भी बढ़ेगा। निश्चित रूप से जो 8 कदम और 3 कदम की बात आप कर रहे हैं, उसमें दूसरे कदम की बात है। मछली उत्पादन से देश की आय बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात
कि अब आवश्यकता इस बात की है, इस कोरोना महामारी के बाद जो परिस्थितियां हैं, भाई मजदूर इधर से उधर की तरफ पलायन किए हैं, तो अब जो इस देश में ये जो पैकेज आया है, इस पैकेज को अगर जमीन पर उतार दिया जाए तो हमें लगता है कि देश में हर जगह रोजगार का सृजन हो जाएगा। और नहीं, आप ये क्यों करें अगर उतार दिया जाए? अब तो डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे पहुंचती है लोगों के पास में, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे चीजें पहुंच जाती हैं, तो अब तो कोई गुंजाइश रही नहीं है बीच में। अगर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीजें पहुंच जाती है, मान लेते हैं पहुंच जाती हैं, लेकिन क्या आपको लगा इस महामारी के बीच में, अभी रघुनंदन जी कह रहे थे बांटने की बात चल रही थी, अखबारों में और इन्हीं चैनलों पर बड़ी बड़ी खबरें आई कि जो कम्युनिटी किचन चल रहे हैं उनके पास राशन नहीं है। राशन कहाँ चला गया? प्रश्न ये नहीं कि टेक्नोलॉजी भी तो आदमी से ही है। ये तो जो असली बात है वो आदमी चलाएगा, चलाता तो आदमी है, उसका एग्जीक्यूशन भी आदमी करता है। और अब सरकारों में दो तीन चीजें आप देख लीजिए, हालांकि वो अर्थशास्त्र नहीं जुड़ा है, लेकिन वो प्रशासन से जो 3 कदम प्रशासनिक बातें हैं उससे जुड़ा हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है, क्या आपको लगा इस पूरे कोरोना काल में कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो हमारे पार्षद हैं, क्या कहीं भी सरकार ने उनको इसमें कहीं कोई भागीदारी दी? कहीं आपको कोई विधायक नजर आया जो जनता के बीच में जाकर के अभी चल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है और जो तीसरा फेज है लॉकडाउन का वो चल रहा है, क्या आपको कहीं लगा कि कोई माननीय विधायक अपने क्षेत्र में, अगर किसी माननीय विधायक से आप पूछ लीजिए तो शायद विधायक जी इस बताने की स्थिति में नहीं है कि सरकारी राशन जो बटा वो किस तरीके से बटा। ये मैं चैनल पर ही कह सकता हूँ, रघुनंदन जी के साथ मैं खुद गया, उन्होंने बांटा है। नहीं, उनका बांटना और सरकारों क्या आपको लगा कि माननीय विधायक गणों का जो वो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए। और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि नौकरशाहों पर एक बहुत बड़ा लगाम लगाने का काम करते हैं। मनोज पांडे जी, बड़ी बात यह है कि इस समय अगर सारे विधायक पार्षद निकल आएंगे तो कोरोना की महामारी और बड़ा भयानक रूप ले लेगी। इसको भी हमें क्या इन ट्रकों में ठूस करके जो लोग भेजे जा रहे हैं, मेरे पास अभी मोबाइल में बहुत सारे फोटोज होंगे। तो एक बात बताइए, अगर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो जाती तो बहुत सारी चीजें हो गई होती। ठीक है, अब समय कम बचा मेरे पास। मलिन जी, अब मैं इस बात की बात करूं, मछली उत्पादन की 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और ये बहुत बड़ी योजना है। क्या लगता है कि अगर ये फलीभूत हो गई तो हमारी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था वो सुधर जाएगी? देखिए, इसमें जो 2 तरह के उन्होंने प्रावधान किए हैं, एक तो समुद्री मछली पालन के हैं और दूसरी जो तालाबों में और बाकी क्षेत्रों में मछली पालन के, हिमालयी क्षेत्र में भी मछली पालन के हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि विभिन्न प्रजातियों की मछलियों का जो निर्यात बढ़ेगा, उनका ये पूरे का पूरा है कि जो दुगना है एक्सपोर्ट को अगर हम दुगना कर लेंगे तो, क्योंकि मछली पालन के क्षेत्र में बहुत बड़ी मार्केट है और उसको अगर हम वैश्विक मांग को पूरा करके अपना एक्सपोर्ट दुगना कर लेते हैं तो उनकी आय पे भी असर पड़ेगा और हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार पे नहीं। और अच्छी बात यह भी कि किसानों के बीमा योजना की भी उसमें बात, किसानों के बीमा योजना की भी बात है और बहुत सारी उसके अंदर और भी चीजें, केवल मछली पालन ही नहीं है, जैसे सीपी बनाने का भी है। तो ये एक्चुअली जिस बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी उसी का ये एग्जीक्यूशन पार्ट है। बस आपसे मैं जो बात कर रहा हूँ, आप पिछले योजना को इसमें जोड़ देते हैं। नहीं, ये वही है, ये आज के उस पे उन्होंने कहा है। देखिए प्रदीप जी, बिना छोड़ के आप नहीं चल पाएंगे, बिना सिस्टम के। मतलब प्रधानमंत्री बात है कि आपको सारी योजनाएं पीछे की सब पता है। आज के भाषण में उन्होंने कहा है कि आप सुनिए उसको पूरा, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बजट भाषण में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी, ये उसका एग्जीक्यूशन है। ये फाइनेंस मिनिस्टर के वर्ड है। समय कम बचा। मनोज मिश्रा जी, ये तस्वीर बदल देगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर ये योजना सही से लागू हो गई तो, खासकर मछुआरों की। जी, मछुआरों की बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बुनियादी ढांचों के बदलाव के साथ साथ जो एक प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी, उससे कहीं कहीं प्रति व्यक्ति किसान की जो आय कम होती, किसान बीमारी, आत्महत्या या उसको इंश्योरेंस क्लेम या 100 परेशानियां हमने आपने बार बार डिस्कस इस बात का किया है कि साहब किसान चाहे जिस प्रदेश का हो, किसान ही हर भुखमरी से लेकर हर चीजों पर खड़ा रहता है। अगर उन योजनाओं का क्रियान्वयन के बाद उनके बुनियादी ढांचे में बदलाव आता है, उनको पैसे उस तरीके से मिल जाते हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, रघुनंदन भदौरिया जी, आपके पास 40 सेकंड का समय है।
आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि स्वदेशी अपनाओ जो चल रहा है। शिशु हमारे यहाँ जो शिशु मेला है, शिशु के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से शिशु लोन है, वो 10,000 से 50,000 तक मिल रहा है। चाहे पान वाला ले ले, चाहे मिठाई वाला ले ले, चाहे रिक्शा वाला ले ले, चाहे सिलाई वाला ले ले। एक बड़ी उपलब्धि दे दिया है कि 10,000 से 50,000 तक कोई गारंटी नहीं है। और इसी तरह से शिशु, जो हमारी यहाँ कंपनियां हैं, जो विदेश की कंपनियां टेंडर डालती थी, 200 करोड़ तक स्पष्ट कर दिया कि भारतीय ही लेंगे। बहुत बड़ी योजना है स्वदेशी बनाने के लिए, और अगर कोई ये कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे। आज वही अवतार के रूप में आए हैं और उन्हीं के साथ वोकल करने का, उसकी ब्रांडिंग करने ये का, बड़ी बात मैं कह रहा हूं। और ये स्वदेशी तभी होगा जब हम अपने आप पे पैरों पे खड़े हो जाएंगे। ये जो बाहर के लोग डाका डाल के ले जाती थी बाहर कंपनी, अब जब हम 200 करोड़ का यहीं पे करेंगे तो लेबर हमारा यही होगा, हमारी व्यवस्था यही, मेरी कमाई यही होगी, मकान में यहीं बनाएंगे, दूसरी फैक्ट्री यहीं बनाएंगे। और जो पान चाय की दुकान चलाएगा वो फिर राशन भी कह देगा हम नहीं लेंगे, गैस की तरह छोड़ देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देश की अर्थव्यवस्था बदल चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने दिशा और दशा में बदल दिया है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया रघुनंदन जी, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि निर्मला सीतारमण ने जो तीसरी डोज दी है उसमें 11 कदम उठाए हैं, और उन 11 कदम में से 8 कदम ढांचे को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, 3 कदम प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करने के लिए है। और उम्मीद कर सकते हैं कि जो उन्होंने मछुआरों के लिए, किसानों के लिए और तमाम लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है, वो उससे ढांचा सुधरेगा देश का, और देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन हम चलते चलते इतना ही कह सकते हैं, इतनी सब कुछ होने के बावजूद ये किसान सड़कों पर निकलता क्यों है, ये अप्रवासी मजदूर सड़कों पर 2000 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर क्यों है, इस बात पर भी हमको सोचना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे टीवी 9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना